दोस्तों हर दिन की भांति एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों रक्षाबंधन का पर्व इस सब के बाद जो है बहुत दिनों के बाद क्लास फिर से उपस्थित हो चुका है, क्लास लेने फिर से उपस्थित हो चुके हैं और बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से जो चलते आ रहा था उस सीरीज़ को फिर से अपने पटरी पर लौटा रहे हैं, क्योंकि बीच में छुट्टी हो गई थी और सभी लोग जो है अपने अपने घर चले गए हैं। इसके कारण कुछ साथी अनुपस्थित भी है। तो जो हर दिन के भांति जो क्यूज के अंत में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको कल के वीडियो में जो है पहले उस क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो जो हमारे पुराने मेंबर उन सभी को पता रहता है ये सारी प्रक्रिया, लेकिन जो हमसे नए साथी जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे होंगे और जो जुड़ चुके हैं उन सभी को ये बताते चले कि यहाँ डेली जो है होमवर्क के माध्यम से क्यूज होता है। और होमवर्क जो है आपको एक दिन पहले जो है एफएमएससी का ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे और उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उन सारे दोनों चीज़ों पे आपको जो होमवर्क दे दिया जाता है, जो कि लुसेंट स्पेशल सीरीज करके जो हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत, इन सभी चीज़ों का जो है निचोड़ एक जगह से जो है लुसेंट बुक के माध्यम से कराया जाता है। उसके बाद डेली है करंट अफेयर, उसके लास्ट में करंट अफेयर का सीरीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चीज़ जो है लुसेंट बुक के माध्यम से कराया जाता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन क्यूज के लास्ट में पूछा जाता है उसका कल होकर आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी साथी हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक पेशेंस के साथ जुड़े रहिए और यहाँ जो डेली टारगेट दिन दिया जाता है उसको फॉलो किया कीजिएगा। तो आपका तैयारी जो है वो कुछ हद से हद तक अगर पहला बार प्रयास कर रहे हैं तो हद से हद बेहतर हो जाएगा और आप रिवीजन करना चाहते हैं, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कहीं अन्यत्र मिलने वाला नहीं है। तो जो कल का क्वेश्चन दिया गया था, कल का क्वेश्चन था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2023-24 का खिताब जो है कौन जीते हैं। तो इसका सही जवाब मैनचेस्टर सिटी जो इसको जीता है और इसका सही जवाब देने वाले मात्र 3 ही साथी हैं। इसमें पहले स्थान पे डी इंडियन जी जो कि एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन से आए हैं, दूसरे स्थान पे प्रीति राय जी जो कि पटना से आए हैं और तीसरे स्थान पे सोनू कुमार जी आए थे। इन तीनों लोगों को बधाई देना चाहता है कि ये सभी लोग जो है इस पावन घड़ी के अवसर पर भी जो है पढ़ाई को महत्वपूर्ण देते हुए वीडियो को पूरा देखें और क्यूज के लास्ट में जो है क्वेश्चन का जवाब दे। इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्वेश्चन जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले डेली करंट अफेयर सीरीज जो कि आपको आज जो है ग्रुप में PDF के माध्यम से भी उपलब्ध करा दिया गया होगा वो भी स्टार्ट कर रहे हैं पूछने का। उसके बाद जो बाकी लुसेंट का सीरीज है वो भी चलते रहेगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाए कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड जो है 2024 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये? ठीक है, यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है ये स्टार्ट हुआ। कोई दिक्कत विनोद जी? बताया कि उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास जो है यह फील्ड अभ्यास जो है इसका नाम ही है उल्ची पुल्ची इसका नाम ही है। चलिए बता दीजिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जो कौन सा सीमा अक्षांश बनाती है? 38वीं जो है ये बनाती है। ठीक है, अब देखिएगा साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल हो जाएगा। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? वॉन। और यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC हो जाएगी, वॉन मुद्रा हो जाएगा। सियोल जो है ना राजधानी हो जाएगा। हम जानते हैं कि थोड़ा आप प्रेशर में जी रहे हैं। सुखराम आगे जाओ थोड़ा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि दोस्ती अभ्यास जो है किस किस देश के बीच होती है? ये भारत, श्रीलंका और मालदीव, इस तीनों देश के बीच जो है दोस्ती अभ्यास जो है हो रही है। और वर्तमान में महेश साहब आपको ये बताते चले कि अभ्यास से जो है ना आपको एक क्वेश्चन जो है हर बिहार पुलिस के हर सेट में पूछने को मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मालाबार युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? ये क्वाड देश के बीच में होता है। क्वाड में कितने देश आते हैं? 4 देश क्वाड में आते हैं। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये 4 देश जो है क्वाड देश में आते हैं। और क्वाड जो है ना ये क्वाड के बीच में अभ्यास होता है, उस अभ्यास का नाम हो जाएगा मालाबार अभ्यास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि डस्टलिक अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है डस्टलिक अभ्यास होता है। आगे देखिए अयुत्या और मैत्री अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। बंगो सागर और संप्रीति बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, साइक्लोन किसके बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच में होता है। होपेक्स अभ्यास भी भारत और मिस्र के बीच में होता है। और डेजर्ट साइक्लोन किसके बीच होता है? भारत और UAE के बीच में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा इंडिया, भारत और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति, ये दोनों अभ्यास होता है। भारत और मंगोलिया के बीच कौन होता है? नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। और धर्म गार्जियन किसके बीच होता है? भारत और जापान। और सी गार्जियन हो जाएगा तो चीन और पाकिस्तान। सी गार्जियन हो जाएगा तो चीन और पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति अभ्यास जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन
बता दीजिए कि हाल ही में 19वीं C22 मतलब C2 भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन जो है इसका आरंभ कहाँ किया गया है? ये भारत की नई दिल्ली में किया गया और करने वाले कौन जाएंगे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 63 में जो उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है अभी उपराष्ट्रपति है कौन? जगदीप धनखड़। और कैमे क्रम के हो जाएंगे ये 14वें क्रम के जो है जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ठीक है बताएगा G20 2024 का अध्यक्षता कहाँ हुआ इस बार? ये ब्राजील में हुआ है। और G21 में देशों की संख्या कितनी हो गई है? 19 गो देश है और 2 गो यूनियन संघ है। 2 गो जो है क्या है? संघ है। पहला एगो कौन है? EU है, एगो AU है, एगो EU है, एगो AU है। पहले से EU माने यूरोपीय यूनियन पहले से था और G21 जो उसमें ऐड हुआ है उसमें AU जो है ऐड हो गया है। इसलिए टोटल देश जो है 19 गो देश है और 2 गो क्या हो गया है? यूनियन हो चुका है। चलिए आगे बता दीजिएगा G7 जो है इसका अध्यक्षता इस बार कौन सा देश कर रहा है? इटली कर रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था? नरेंद्र मोदी को जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था क्योंकि G7 का सदस्य देश भारत नहीं है। और G7 जो है किस किस देशों का समूह है? ये विकसित देशों का समूह। G7 जो है इसमें जितने विकसित देश आते हैं वो सारे देश जो है 7 को है, ये विकसित देश इसमें आते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक था गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा ब्रिक्स जो है इसका 2024 में अध्यक्षता कौन कर रहा है? रूस जो है इसमें कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा SCO 2024 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ये अस्ताना कर रहा है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन हो जाएगी? लिम्पाम्पो नहीं, लिम्पोपो नदी जो है 2 बार काटती है। ठीक है ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी काटती है। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? करीबा बांध। करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि कैंची बांध जो है किस नदी पर है? ये नाइजर नदी पर है। और नाइजर नदी को किसका तेल कहा जाता है? ये पाम ऑयल रिवर यानी पातार के वृक्ष का तेल जो है इसको कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में यह पाई जाती है। आगे बताइए पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसिन में जो है पिग्मी जनजाति जो है यह पाई जाती है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। जारवा और जरना दोनों कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अंडमान निकोबार में। ठीक है। अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इधर से कितना आप अपडेट दे दीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा 9वां महिला T20 विश्व कप जो है यह 2024 में इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका पहले प्रस्तावित कहाँ था? बांग्लादेश में यह पहले से प्रस्तावित था लेकिन जो है वहाँ हाल ही में क्या हो गया? तख्ता पलट हो गया है। इसलिए उसका वहाँ जो है अपडेट करके ICC कहाँ भेज दिया इसको? अपना केंद्र जहाँ उसका मुख्यालय है UAE में वहाँ उसको भेज दिया है। चलिए इसमें जो है ना इसमें टोटल कितना देश शामिल हो रहा है, भाग ले रहा है इसमें खेलने के लिए? 10 गो टीम जो है इसमें भाग ले 10 गो देश और 10 गो टीम जो है इसमें भाग ले रहा है खेलने के लिए। महिला वाला में ये भी 9वें क्रम का है। और हाल ही में जो 9वें क्रम का जो हुआ है एशियन क्या कहते हैं ICC वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में, इसमें कितना देश भाग लिया था? इसमें 20 गो देश भाग लिया था और महिला वाला में 10 गो भाग लेने वाला है। और इसको जीता कौन है वर्ल्ड कप 2024 में? पुरुष वाला कौन जीता था? भारत जीता है। किसको हरा के जीता है? साउथ अफ्रीका को हरा के जीता है। और इसका जो है ना इसका प्रस्तावित जो देश है वो कौन कौन देश हो जाएगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में हुआ था। वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में। और बारबाडोस में झंडा कौन गाड़ दिए थे? रोहित शर्मा गाड़ दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ है 2024 में इस बार जो हुआ है इसमें जो है ना भारत का स्थान कैमे पर आया है? 71वें स्थान पे आया है। ठीक है ना। 71वें स्थान पे कौन आया है? भारत आ गया। चलिए इसमें मसाल वाहक कौन थे? रमेश बाबू अभिनव बिंद्रा इसमें मसाल वाहक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा T20 का वर्ल्ड कप हुआ था इसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से दिया गया था विराट कोहली को। मैन ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन थे? ठीक है उसेन बोल्ट, संत पॉल नहीं, उसेन बोल्ट, उसके बाद क्रिस गेल और उसके बाद युवराज सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे कि पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक जो है उद्घाटन समारोह में कौन हो जाएंगे? 2 गो रहते हैं। सब में 2 गो रहते हैं। जब भी ध्वजवाहक होंगे 2 गो होते हैं। ठीक है ना। एगो मेल एगो फीमेल। 2 गो कहने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। जिस प्रकार आपकी दंपति में 2 होते हैं, एक पति और पत्नी रहते हैं, 2 दंपति 1 संतति। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा इसमें ध्वजवाहक में हो जाएंगे PV सिंधु और कौन हो जाएंगे? शरद कमल अचंता। शरद कमल अचंता किस खेल से हो जाएंगे महेश बाबू? टेबल
टेनिस, शरद कमल अचंता टेबल टेनिस। देखिए 3 दिन से बैकअप जो नहीं ले रहे थे इसलिए आप लोग गड़बड़ा रहे हैं, बैकअप लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बताएगा भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होने जा रहा है। ये हरियाणा में संविधान संग्रहालय स्थापित होने जा रहा है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता का जो है यह संग्रहालय भी है ना, ये इसी को कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, ये हरियाणा में ही स्थित है। राखी गढ़ी हो जाएगा। और ये भी कहाँ स्थित है, हरियाणा में ही स्थित है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, नायाब सिंह सैनी। मनोहर लाल खट्टर आगे केंद्र में आ गए और वो नायाब सिंह सैनी को वहीं छोड़ दिए। चलिए अब संविधान से कुछ क्वेश्चन बनते आ रहा है। रमेश साहब कोई दिक्कत है ना, अगर कोई तकलीफ हो तो बोलने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज कब अपना लिया गया था जी, 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। राष्ट्रीय गानों को अपना लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपना लिया गया था। राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा, जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम हो जाएगा। और जनगण मन को गाने में कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। और इसको गाने में 65 सेकंड लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हर किसी के बस के बात नहीं, बगल में बैठ के बैकअप लेना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रस्तावना जो है ना कब पेश किया गया था संविधान में, 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया गया था। इसको स्वीकार कब कर लिया गया था, ये 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। संविधान को लागू कब कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था और स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1949। 26 नवंबर 1949 को इसको अपना लिया गया था और लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। कोई दिक्कत रमेश बाबू? देखिए रमेश, महेश और विनोद तीनों गोटा सामने बैठा कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा सुप्रीम कोर्ट जो है अपना काम करना कब से स्टार्ट कर दिया था, 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अपना काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। और उसका पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, हीरालाल जकानिया हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। और इनको चुना कब गया था, 29 अगस्त 1947 को इसको स्थापना किया गया था। उसी दिन चुना भी गया था। और इस प्रारूप समिति के सदस्य में कितने लोगों को चुना गया था, 7 व्यक्ति को चुना गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर। और संविधान को अपने हाथों से लिखने का काम कौन किए थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है संविधान को अपने हाथों से लिखा गया था। ठीक है ना। और संविधान कितने पन्नों में लिखा गया है, 251 पन्ना में संविधान लिखा गया है। चलिए 251 2 5 1। और इसको रखा गया हीलियम गैस में डुबा के रखा गया ताकि इसमें जो है कोई दिक्कत ना हो, फटे ना, इसको खराब ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है इस योजना को लागू करने वाले कौन हो जाएंगे, जगदीप धनकर किए हैं। ठीक है ना। और जगदीप धनकर के द्वारा स्टार्ट किया गया। उसमें सबसे बेस्ट जो है वो शहर का अवार्ड किसे दिया गया है, इसमें बीकानेर को दिया गया है। और दूसरे स्थान पे प्रयागराज आया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ घटना जो है, खगोल घटना, यह कब हुआ है, 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन जो ये हुआ है, सुपर मून और ब्लू मून की घटना हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस दिन जो है ना चांद पूरा अपना औकात में आ जाता है, पूरा दिखता है। हाँ, उसका धब्बा जो है नीला दिखाई पड़ता है, क्रेटर जो है, और बाकी चांद अपना पूरा पावर में रहता है उस समय। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विषुव यानी कि दिन और रात जो है किस तिथि को बराबर होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की घटना होती है। विषुव को ही दिन और रात बराबर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, यह 21 जून को होता है। उसी दिन योगा दिवस ही मनाया जाता है। और सबसे छोटा दिन जो होता है, सबसे बड़ी रात जो होता है वो कब होता है, 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को कौन दिवस मनाते हैं, गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है ना सबसे नजदीक दूरी को क्या कहता है, उपसौर की घटना सबसे नजदीक होती है। और ये कब होती है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। और 4 जुलाई को जो है वो अपसौर की घटना होती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पीआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है और 4 जुलाई को अपसौर की। उपसौर में नजदीक हो जाता है, उपसौर में क्या होता है, दूरी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कंपनी कौन बन गया है, यह अमूल जो है दुनिया का सबसे मजबूत जो है ये क्या हो गया है, डेयरी ब्रांड। देखिए डेयरी में दूध के मामले में सबसे मजबूत कौन हो गया है, अमूल हो गया। और हाल ही में
हाल ही में किस टीम का प्रायोजक जो है अमूल था? यूएसए का। T20 में यूएसए का जो प्रायोजक कंपनी था वो कौन था? अमूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं, ये यूएसए का ही अमूल इसका प्रायोजक बना था। और सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड कंपनी कौन बन गया है? ये नेस्ले। नेट्स नहीं, नेस्ले जो है ये पहले स्थान पे आ गया है और दूसरे स्थान पे लेज आ गया। और लेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन? अभी महेंद्र सिंह धोनी रहते हैं। 5 रुपया में मात्र 5 गो लेज रहता है उसमें, और बाकी क्या रहता है? हवा। उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ताकि वो खाद्य पदार्थ जो कुरकुरा बना रहे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और इसका जनक किसे कहा गया है? वर्गीज कुरियन को कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाने से किसका निर्माण होता है? सुक्रोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज को माल्टोज का निर्माण होता है। ठीक ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलाने से लैक्टोज का जो है निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन महिला वर्ग का खिताब जो है कौन जीती है? आर्यन सबलेंका। कौन सिनसिनाटी वाला कौन जीती है महेश बाबू? आर्यन सबलेंका, जो कि कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की रहने वाली। और ये वही आर्यन सबलेंका है जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है महिला वर्ग का खिताब जो है यह जीती है, ग्रैंड स्लैम की। ये वही आर्यन सबलेंका हो जाएंगी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में कौन जीते हैं? जॉनिक सिनर। जॉनिक सिनर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ग में जीते हैं। और आपको ये बताते चले कि नोवाक जो क्या कहते हैं, सही बात है, ये वही जॉनिक सिनर है जो कि सिनसिनाटी भी जीते हैं और आर्यन सबलेंका महिला में जीती है। और सिनसिनाटी में पुरुष और महिला में जैसे जीते हैं ऑस्ट्रेलियन में, सेम उसी तरह से जीते हैं आपको सिनसिनाटी में। कोई दिक्कत सुखराम बाबू? चलो अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि टेनिस में जो है ना गोल्ड लेके आने वाले ओलंपिक में कौन हो जाएंगे? ये आपको नोवाक जोकोविच। टेनिस में गोल्ड कौन आए? नोवाक जोकोविच आए हैं। चलिए कहाँ के रहने वाले? ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ये आप सर्बिया के रहने वाले हैं। और ये वही नोवाक जोकोविच हैं जो कि आपको विंबलडन में किससे हार गए थे? ये आपको कार्लोस अल्काराज से हार गए थे। कार्लोस अल्काराज से कहाँ हारे थे? विंबलडन में। और पेरिस में कार्लोस अल्काराज को हरा के गोल्ड मेडल ले आए थे, मतलब अदला बदली कर ली। पेरिस में जीत गए और कहाँ विंबलडन में हारे थे, पेरिस में क्या हो गए थे? जीत गए थे। और इस बार भारत कितना पदक लाया है पेरिस ओलंपिक से? टोटल 6 गो पदक लाया, ठीक ना। 5 गो कांस्य है और 1 गो सिल्वर है, ठीक ना। टोटल कितना है? 6 पदक है। गोल्ड मेडल क्या है? 1 गो गोल्ड मेडल। और सिल्वर लेके कौन आए थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। भाला कितना मीटर फेंके थे? 89.45। 89 बूंदी 45। और जो प्रथम स्थान पे आए थे अरशद नदीम, ठीक है, 92 बूंदी 97 मीटर जो है क्या फेंके थे? ये भाला फेंके थे, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट क्या है? ओलंपिक का रिकॉर्ड है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ का दर्जा जो है किसको दिया गया है? ये 3 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें से भारत को किसको दिया गया है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। तीनों का नाम सुन लीजिए। क्रिश्चियन केंटल जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, और शक्तिकांत दास कहाँ के हैं? भारत के रहने वाले हैं। और थॉमस जॉर्डन जो है कहाँ के? ये स्विस बैंक के, जहाँ की सारा काला पानी का काला पैसा कहाँ आता है? स्विस बैंक के। वहीं के जॉर्डन होने वाले हैं, वहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? वो ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। जब भारतीय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? CD देशमुख हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि प्रवाह पोर्टल कौन लॉन्च किया था? RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। मुद्रास्फीति जो है इसमें 4+-2% का जो है यह नियम भी कौन लाया था? ये भी RBI के द्वारा लाया गया था। और कमेटी की बात कीजिएगा तो उर्जित पटेल कमेटी के सिफारिश पर यह 4+-2% का जो है यह मुद्रास्फीति के समय यह कानून लाया गया था। कोई दिक्कत विनोद बाबू? अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, ये RBI जो है इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और अधिनियम था 1934 का अधिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस धारा के तहत RBI नोट छापती है? धारा 22 के तहत RBI क्या करती है? नोट छापती है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो सबसे पहले जो है ना RBI में जो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1949 को किया गया था, ठीक है ना। और RBI का लोगो क्या हो जाएगा? रॉयल बंगाल टाइगर और पाम ट्री जो है इसका क्या हो जाएगा? लोगो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ित की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 का कब मनाया गया है? 21 अगस्त को मनाया गया है। बताइए विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? ये आपको 9 अगस्त को मनाया गया है। और WWW डे कब मनाया गया है? 1 अगस्त को WWW दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। और हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे बता दीजिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और हाथी दिवस विश्व वाला ये 12 अगस्त को। उसी दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। और 193वां देश कौन है? साउथ सूडान, जिसकी राजधानी कहाँ है? जुबा, जिसकी राजधानी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, इसमें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? त्रिगवेली इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसी के द्वारा 2023 को जो कौन सा दिवस घोषित किया गया था? बाजरा यानी मोटे अनाजों का वर्ष, मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। और 2024 को कैमलिड यानी ऊँटों का वर्ष जो है यह घोषित किया गया है। और इसमें कितने अंग हैं? टोटल 6 गो अंग होते हैं। और इसमें पुलिस मैन की इकाई किसे कहा गया है? सुरक्षा परिषद को पुलिस मैन की इकाई दिया गया, ठीक है ना? ठीक है, तो बोल रहे हैं पुलिस मैन को सुरक्षा परिषद की इकाई दिया गया था। हम वही बोल रहे थे, आप बीच में महा बोल दिए तो हम गड़बड़ा गए। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में दुनिया का वो विश्व का लघु संसद जो है ना, महासभा को बोला जाता है, ठीक है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में दुनिया की, कहाँ की? दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रायन मोरेरा का जो निधन हुआ है वो 117 वर्ष की उम्र मरी। और ये कहाँ की रहने वाली है? स्पेन की रहने वाली है। और जिस समय जो आपको बंगाल विभाजन हुआ था, यानी उसके बाद ठीक 2 साल के बाद 1907 में जो है इनका जन्म हुआ था। 1907 में इनका जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो है आज़ादी, बंगाल विभाजन बोले तो आज़ादी कहाँ चल रहे हैं आप? वर्ल्ड वार से ही पहले की बात बोले, 2 वर्ल्ड वार देखने के बाद इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। इनका नाम हो जाएगा पूरा मारिया ब्रायन मोरेरा, ठीक है ना? और ये कहाँ की रहने वाली है? स्पेन की। और स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो ये सीरीज था ये पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब जो है इसके बाद आपको जो लुसेंट का स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है, जो कि होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बताइएगा आप लोग। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार जो था ये किस आकार का है? ये त्रिभुजाकार आकार का हो जाएगा, ठीक है ना? और इसके लिए जो है ना इसको खोज जो किया गया था वो रेडियो कार्बन किससे खोज किया गया था? कार्बन 14 से इसका खोज किया गया था। और इसका सभ्यता की जो है ना सर्वमान्य तिथि कब से कब तक रखा गया है? 2400 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रखा गया। हमको ये बता दिया कि C14 का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? ये अमेरिकी वैज्ञानिक लीवी के द्वारा जो इसको खोज किया गया था। और इसका मतलब हाँ लीवी, और इसका खोज 1946 में किया गया था। और इसका मतलब क्या होता है? जिसके कार्बन की मात्रा कम होगी वो सामान उतना पुराना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो कब किया गया था? 1921 में करने वाले दयाराम साहनी, दयाराम महतो नहीं, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों की खोज कौन किए थे? दयाराम। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा और सिंधु सभ्यता है ना, दोनों दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हर बात पे ठीक है ना? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी जो है ये कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इस सभ्यता के मुख्य लोग कहाँ के निवासी थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय निवासी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन उस समय महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता में जो है ना, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता जो थी वो किस स्तर की सभ्यता थी? वो नगरीय स्तर की सभ्यता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि इसमें जो है ना सैंधव सभ्यता से प्राप्त अवस्था वाले जो महानगर बनाए गए थे वो कितने महानगर थे? 6 गो महानगर थे। कौन कौन हो जाएंगे वो देखिए, इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारी वाला, उसके बाद राखीगढ़ी, धौलावीरा और
कालीबंगन हो जाएगा, ठीक ना। तो बताइए कालीबंगन कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। राखी घाटी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ता है और मोहनजोदड़ो भी वहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता जाएगा। धौलावीरा जो है ना, ये भारत का प्रथम सभ्यता हो जाएगा। इसको शामिल जो किया गया, कब किया गया? ये 2021 में। और कैमे क्रम का शामिल किया गया है? 40वां कलम का शामिल किया गया धौलावीरा को। और 39वें क्रम में कौन था? रमप्पा मंदिर। 39वें क्रम में कौन था? रमप्पा मंदिर। 40वें क्रम में कौन जाएगा? धौलावीरा। 41वें क्रम में कौन था? शांति निकेतन। और 42वें क्रम का कर्नाटक का होयसल मंदिर। और 43वें क्रम का मोईदम हो गया है, जो कि असम का क्या हो जाएगा? वो कब्रिस्तान जो है, राजाओं का कब्रिस्तान जो है। मतलब टोटल जो है विश्व विरासत सूची में भारत की संख्या कितनी हो गई है? 43 हो गया। 39 हो गया, 40, 41, 42 और 43। कोई दिक्कत यहाँ तक महेश बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक स्थल जो है वो किस राज्य में खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन हो जाएगा? मोहनजोदारो हो जाएगा। और मोहनजोदारो का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और विशाल स्नानागार भी कहाँ मिला था? ये मोहनजोदारो में ही मिला था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा जो है स्थल जो है यह कहाँ खोजा गया था? राखी घाटी, जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्घर नदी के किनारे। जी वही बोल रहे हैं हम भी। घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसकी खोज जो है कौन किसके द्वारा किया गया था? ये सूरजभान सिंह के द्वारा 1963 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सिंधु सभ्यता का दो प्रमुख बंदरगाह का नाम बोलिएगा। लोथल और सुतकोदना। लोथल और सुतकोदना जो है क्या हो जाएगा? दो प्रमुख बंदरगाह जो है यह हो जाएगा। चलिए जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से मिलता है। और कालीबंगन मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है स्नानागार या संभवतः जो है सभ्यता उस समय की सबसे बड़ी क्या थी? इमारत थी। सैंधव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो स्नानागार मिला था उस समय सबसे बड़ी इमारत कौन हो जाएगी? यही विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा। इसका लंबाई चौड़ाई तो नहीं पता होगा। 1188 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। 7.1 मीटर चौड़ाई हो जाएगी। और 2.43 मीटर क्या हो जाएगा? गहराई। इसकी ऊंचाई नहीं गहराई हो जाएगी। स्नानागार तो गहराई ही होगी। कैसे ऊंचाई मान लीजिए? गहराई मान लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नीचे से नापिएगा तब ना ऊंचाई होगा, ऊपर से नापिएगा तो गहराई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोथल और कालीबंगन में जो है ना ये अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का अर्थ क्या होता था? यज्ञ देवी। यज्ञ देवी जो है या यज्ञ वेदी जो अग्निकुंड का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता हो जाएंगे। तो इसके मूर्ति जो मिला था इसमें चारों ओर जो है ना किस किस का मतलब मूर्ति लगा हुआ था? इसमें हाथी, सुन लीजिए, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा का जो है चारों ओर क्या मिला था? मूर्ति मिला था। आगे बता दीजिएगा कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी, वो कहाँ मिली थी? मोहनजोदारो से मिली थी, ठीक है। आगे बता दीजिएगा हड़प्पा की मोहरों पे सबसे अधिक जो है वह अंकन किसका मिलता है? एक सिंग वाला पशु का, यानी एक श्रृंगी पशु का जो है वो अंकन मिलता है। और एक सिंग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चहुंदरो से मनके बनाने के कारखाने उस समय मिले थे। बताइएगा सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी हो जाएगी? भाव चित्रात्मक लिपि हो जाएगी। और भाव चित्रात्मक कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं। अगर 1 लाइनर है तो दाएं से बाएं, और एक से अधिक लाइन है तो फिर पहला लाइन दाएं से बाएं और बाकी लाइन जो है बाएं से दाएं लिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाए थे? किरीट पद्धति में। और इस पद्धति में क्या होता था? घर का दरवाजा जो है मेन गेट छोड़ के पीछे की ओर खुलता था। मेन गेट पे ईंटा रहता था, मतलब सिर्फ नॉर्मल दीवार रहता था, और मेन दरवाजा था वो पिछवाड़ा से दरवाजा खुलता था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसमें भी एक अपवाद में था, लोथल नगर का था, उसका दरवाजा जो है आगे की ओर खुलता था। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल कौन कौन हो जाएंगी?
गेहूं और जौ। कोई दिक्कत नहीं साहब, समझने में दिक्कत होगा तो प्रयास कीजिएगा बताने का। आगे बता जाए सिंधु सभ्यता जो है ना वो मिठास के लिए इसका प्रयोग करते थे, वो शहद का प्रयोग करते थे। चलिए आगे बता जाइएगा शहद कहाँ से प्राप्त होता है, ये मधुमक्खी के छत्ते से शहद प्राप्त होती है। आगे बताइए मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बंगाली नहीं बनमाली से मिलता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि रंगपुर और लोथल से जो ना किसके दाने मिले थे, चावल के दाने रंगपुर और लोथल से मिले थे, जिसकी धान की खेती होने का मिला था, प्रमाण मिलता था। और चावल का प्रथम साक्ष्य भी कहाँ से मिला था, लोथल से मिला था, लोथल से ही प्राप्त हुआ था। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से ही मिला था। आगे बता दीजिएगा इसमें तौल करने की इकाई का अनुपात कितना था, ये 16 के अनुपात में था, यानी 1:16 के अनुपात में हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिंधु सभ्यता के लोग जो ना यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, ये 2 पहिया और 4 पहिया वाला, 2 पहिया वाला बैलगाड़ी या 4 पहिया वाला भैंसा गाड़ी का उपयोग जो है वो हमेशा, हाँ 4 पहिया वाला भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। अभी 4 पहिया में कोई गाड़ी नहीं रहता है, सिर्फ ड्राइवर रहता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित कौन सा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से हो जाएगा, मेलुहा शब्द का अभिप्राय जो है सिंधु सभ्यता से हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके अनुसार जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत राजधानी जो है वो जुड़वा राजधानी कहा गया था, पिगट के हिसाब से जो है ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी वह कहा गया था। आगे बताया सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को क्या मान के पूजा करते थे, उर्वरता की देवी मानकर जो है पूजा किया करते थे। चलिए वक्ष पूजा और शिव पूजा का साक्ष्य जो है यह कहाँ किस सभ्यता से मिलता है, सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। आगे बताएगा स्वास्तिक का चिन्ह जो है किस सभ्यता के दिन है, ये आपको हड़प्पा सभ्यता की ही देन हो जाएगी। और इससे किसकी उपासना का अनुमान लगाया जाता है, सूर्य के उपासना का अनुमान जो है वो लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने मंदिरों का अवशेष मिला था, एक भी मंदिरों का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का अवशेष जो है वो नहीं मिला था। चलिए इसमें जो है ना इस सभ्यता के लोगों के लिए कौन से पशु जो है पूजनीय थे, कुबर वाला सांड जो है, बैल नहीं वही सांड बैल हुआ, कुबर वाला सांड जो है ये पूजनीय माना गया था। आगे बता दीजिएगा स्त्री मृत मूर्तियाँ का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें मिट्टी की मूर्तियाँ हो जाएगी। और इसका ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो है प्रकृति था वो कौन सा समाज था, मातृ सत्रात्मक समाज जो है वो सिंधु सभ्यता के लोग हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग जो है वो कहाँ के निवासी करते थे, सिंधुवास के निवासी जो है इसका प्रयोग किया करते थे। अब जो है जो कि प्राचीन भारत का जो पहला पन्ना जो दिया गया था वो खत्म हो गया है। अब जो है बाकी इसके बाद जो है अगला चैप्टर है जो कि आपको आधुनिक भारत का जो है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, इसको कराने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बीच बीच में कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा दिल निकाल के जरूर भेजा कीजिएगा। चलिए अगला हो गया, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा विनोद बाबू, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा जो किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ना बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कहा गया था। और इसमें जो है ना इसमें इसके अंतर्गत जो है जिसका कार्यकाल जो है गवर्नर जनरल का कितना साल कर दिया गया था, 5 साल इसका जो है जो सेशन जो है वो कर दिया गया था। और इसके तहत जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था, वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, ठीक है। भारत का वो हो जाएंगे और बंगाल कौन हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बनाया गया था, ठीक है। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, सर एलिजा एम्पे बनाया गया था, जिसके ऊपर जो है आरोप लगा के ब्राह्मण नंद कुमार के हत्या का आरोप लगा के उन्हें क्या कर दिया गया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया था। और इसका सेशन वारेन हेस्टिंग कब से कब तक हो जाएगा, 74 से लेके 85 तक हो जाएगा। अब बाकी अब वारेन हेस्टिंग का ही काल आ रहा है, इसको बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा कि वह कौन सा जो है गवर्नर जनरल था जो कि अपना कोषागार जो था वो मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले गया था, ये वारेन हेस्टिंग। अपना जितना भी माल था मतलब पैसा उसा वाला था वो कहाँ से कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दीवानी और फौजदारी मुकदमों का स्टार्ट जो किसके शासनकाल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग में हुआ था। और हमको ये बता दीजिएगा
कि दीवानी मुकदमे में कौन सी कानून को सुनवाई की जाती थी? जातीय कानून। अगर हिंदू है तो उसके लिए हिंदू कानून, मुस्लिम है तो मुस्लिम कानून। लेकिन फौजदारी में सिर्फ कौन सा कानून चलता था? वो फौजदारी अभी वाला नहीं, वो उस समय का फौजदारी था, उसमें मुस्लिम कानून को ही सर्वथा उचित माना जाता था। अभी जो है दीवानी मामलों में कौन सा केस होता है? जमीन जथा वाला केस जो दीवानी में आता है, और फौजदारी में मारपीट जो होता है, जिसमें रक्त शराब हो गया कहीं से भी, वो कहाँ आ जाएगा? वो फौजदारी मामला में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अब वकील साहब का एब्सेंटी है तो और अच्छे से क्लियर कर देते इसको। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है जो बता दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग ने जो है ना, वारेन हेस्टिंग जो है, या जिस समय आए थे अपने शासन में, उस समय जो है मद्रास और मुंबई का गवर्नर कौन था? इसको एक ही गवर्नर में बना दिया गया था, मद्रास और मुंबई को बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इजारेदारी प्रथा जो है यह कौन स्टार्ट किए थे? वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था, 1772 में इसको स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो वारेन हेस्टिंग के काल में जो है ना, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए किसका स्थापना किया गया था? मदरसा बोर्ड की स्थापना, प्रथम मदरसा बोर्ड की स्थापना 1781 में किया गया था। ठीक है ना। और इसी के समय में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया, 1782 में किया गया था। और उसके बाद 1782 में किया गया था। और उसके बाद जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में किया गया था। ठीक है ना। ये पूछ लेना, ये सब पूछबे करेगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में जो है ना प्रथम बंगाल गजट निकला था? जेम्स हिक्की। किसके शासन काल? वारेन हेस्टिंग के काल में ही जो है द बंगाल गजट का प्रकाशन जो हुआ 1780 में हुआ था। 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था, द बंगाल गजट को लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, इसके सुन लीजिए, इसके लिए जो है ना कौन सी संधि लाई गई इसको समाप्त करने के लिए? सालाबाई की संधि। आंग्ल मराठा युद्ध के लिए कौन सी संधि लाई गई थी? सालाबाई की संधि के तहत इसको खत्म किया गया था। बताइएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, ये कब आया था? 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के लिए देखभाल के लिए किस पद की स्थापना किया था? रायन पद की स्थापना किया था। ठीक ना। इसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? ये भारतीय हो जाएंगे दुर्लभ राय के पुत्र का नाम राज बल्लभ था। दुर्लभ राय के बेटा का नाम क्या था? राज बल्लभ। और ये वही रायन के पद पे पहली बार स्थापित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस समय इस्तीफा देकर यहाँ से जब भारत से भागा था, वो इंग्लैंड गया था वारेन हेस्टिंग, तो उसके ऊपर महाभियोग कौन लगाया था? बर्फ के द्वारा जो है क्या लगा दिया गया था? महाभियोग जो है यह बर्फ के द्वारा लगा दिया गया था। लेकिन फिर इसको आरोपों से मुक्त कर दिया गया था 1795 में। 85 में लगाया गया था, यहाँ से भागा तो उसके बाद 10 साल के बाद उसको आरोप से मुक्त कर दिया गया था। चलिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति यानी रिंग्स फेंस पॉलिसी जो है कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि एक ऐसे गवर्नर जनरल का नाम बताइए जो अस्थायी रूप से आए थे? मैकफर्सन एगो थे। मैकफर्सन जो जाएंगे जो मात्र कितने साल के लिए आए थे? 1 साल के लिए। 85 से 86 के लिए आए थे। और 86 से लेकर 93 तक कौन रहे थे? कर्नवालिस जो है इसके बाद 86 से लेकर 93 तक रहे थे। मैकफर्सन जो है वो कितने साल के लिए आए थे? 1 साल के लिए अस्थायी सरकार के रूप में उनको नियुक्ति किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कर्नवालिस कोड का निर्माण कौन किया था? लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा ही 1793 में इसका जो है स्थापना जो है वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि सिविल सेवा और जो है क्या कहते हैं ये, हाँ ठीक है, सिविल सेवा और उसके बाद जो है जिला कलेक्टर की पदच्युति जो कौन किए थे? ये कर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध जो है वो कौन लगा दिया था? कर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। और जिला में पुलिस थाना की स्थापना और दरोगा को उसको इंचार्ज बना देना, ये भी कौन किया गया था? कर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि 1793 में जो है अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति लागू किया था, ये भी कौन किए थे? कर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। और इसमें भूमि का कितना भाग लिया जाता था? 90% जो है वो जमींदार ले लेता था, बाकी 10% जो है वो 90% जो वो जमींदारों के पास जाता था और 10% जो है वो कंपनी के पास रह जाता था। ठीक है ना।
हम जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा ना, सारा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और यही जो है ना अस्थाई बंदोबस्त जो है, इसका पहले मन में विचार किसका आया था, ये सर जॉन सॉर। और ये क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में 1275 में पूछे हुआ था कि अस्थाई बंदोबस्त का विचार जो है कौन आया था, सर जॉन सॉर के द्वारा आया था। लेकिन उसको लागू कौन किया था, कर्नवालिस। देखिए ऑप्शन में दोनों रहता है, कर्नवालिस भी और सर जॉन सॉर भी रहेगा। तो ये अस्थाई बंदोबस्त बनाने वाला सर जॉन सॉर हो जाएगा और इसको लागू करने वाला कौन हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। चलिए अब जो है ये आपको भूगोल स्टार्ट किया जा रहा है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निकी जी थोड़ा ठंड रखिए। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का एक परिक्रमण करने में जो है ना कितना समय लगता है। ये आपको 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। 27 दिन और 8 घंटे ही लगते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अक्ष जो है तल पृथ्वी के अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है। ये 90% जमींदारों के पास है, 10% जो कंपनी के अधीन ही रहेगा, ठीक है ना। आप उसमें चिंतित नहीं हुए इसके लिए। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रमा का पृथ्वी से कितना परसेंट भाग देख सकते हैं। 57% भाग जो है पृथ्वी पर से चंद्रमा का क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 58.48 डिग्री कोण बना हुआ है, ठीक ना। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी के तल के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि इसी के साथ जो है परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार में करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। पृथ्वी के चंद्रमा का व्यास द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है, 1/81 गुना। यानी जो है चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/81 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सूर्य और चंद्रमा से सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमण अवधि जो है यह कितना दिन हो जाएगा। ये 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा। और इसी समय को एक चंद्रमास जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:5 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा सुपर मून कब होता है, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट हो जाता है। अभी कुछ देर पहले ही बोले थे बड़ा दिखता है। इस बार 19 अगस्त को घटना हुई है। अगला क्वेश्चन दोनों साथ में हुआ, शुक्रान बाबू। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो जाती है और दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहता है, ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि इस बार उसमें जो पहली बार जो हुआ था ना 31 अगस्त 2012 को हुआ था, ये उसी को ब्लू मून कहा गया था। और वर्ष 2018 को ब्लू मून ईयर कहा गया था, ठीक है ना। और दूसरा ब्लू मून ईयर जो है वो 31 जनवरी, पहला ब्लू मून 31 जनवरी को और दूसरा ब्लू मून जो है वो 31 मार्च को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है, चंद्रमा पर हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा यान उतरा था, अपोलो 11। किसके द्वारा उतारा गया था, अमेरिका के द्वारा जहाँ पे उतरा था उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है वो कहा गया था। बता अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जहाँ पे चंद्रयान 3 उतरा है उसका नाम क्या हो गया है, शिव शक्ति हो गया। और जहाँ चंद्रयान 3 जहाँ पहुँचा है वहाँ पे शिव शक्ति हो गया है। जहाँ पे 2 उतरा था ना बाबू, वहाँ पे चंद्रयान 2 वहाँ पे तिरंगा पॉइंट, और जहाँ पे 1 उतरा था वहाँ जवाहर बिंदु हो गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि प्लूटो जो है ना यह कौन सा ग्रह में आता है, बौने ग्रह में आ जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन को ये बता दीजिएगा कि इसको जो है प्लूटो को जो निकाल दिया गया इस श्रेणी से, इसका कारण क्या हो जाएगा, यह आकार में जो है ना, हाँ यह ठीक है, यह आकार में वृत्ताकार, यह आकार में चंद्रमा से भी छोटा है और उसका पथ जो है वृत्ताकार नहीं होता था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, हाँ फंस जाता था बीच में जाके। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि बुध जो है, बुध इसका जो है परिक्रमण काल कितना दिन है, 88 दिन हो जाएगा, ठीक ना। बताइए पृथ्वी का कितना दिन हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा, 365 दिन 2.26 घंटा हो जाएगा। आगे बता जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो चमकीला ग्रह जो है किसको कहा गया है, शुक्र को कहा गया है। और ये किसके कारण चमकता है, ये गर्म होने के कारण क्या होता है, ये चमकता है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह भी कौन हो जाएगा, शुक्र को ही कहा। ये नहीं पूछेगा कि बुध नजदीक में तो गर्म होगा, ये शुक्र जो है क्या हो जाएगा, सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा, इसके कारण उसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। और किस कारण नीला कहता है, पानी की उपलब्धि के कारण जो है वो क्या कहता है, नीला कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं बाबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लाल ग्रह कौन हो जाएगा, मंगल। और किसके कारण लाल हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या हो जाएगा, ये लाल ग्रह कहलाता है। चलिए आगे पीला ग्रह कौन हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति कौन हो जाएगा, पीला ग्रह हो जाएगा। और पीला किसके कारण होता है, ये SO2 के कारण पीला हो जाएगा।
और काला ग्रह कौन हो जाएगा? शनि। वैसे भी शनि काला होता है, काला ग्रह शनि हो जाएगा। और यह किसके कारण होता है? ये N2 के कारण जो है वो क्या होता है? काला हो जाएगा, ठीक है ना। और हरा ग्रह किसे कहा गया है? ये आपको अरुण को हरा कहा गया है, और ये मीथेन के कारण हरा होता है। और उसके बाद वरुण को जो है कहा गया है आपको हल्का नीला कहा गया है। लेटा हुआ तो है, लेकिन ये आपको अरुण हो जाएगा लेटा हुआ, और वरुण जो है ये हल्का नीला हो जाएगा। और ये मीथेन के कारण क्या होता है? हल्का नीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह का नाम बताइए जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। फोरवेस्टा, बहुत अच्छा जवाब विनोद बाबू द्वारा। फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको क्या कर सकते हैं? नंगी आंखों से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह आते हैं, आकाशीय पिंड आते हैं, ग्रह नहीं, मंगल और बृहस्पति के बीच जो आकाशीय पिंड होते हैं उसको कौन सा ग्रह कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा धूमकेतु जो है जिसका परिक्रमण काल 76 वर्ष है? हैली धूमकेतु। ये कब निकला था पहली राउंड में? 1986 में। अब कब निकलेगा ये? 2062 में दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि उल्काएं जो है ना पृथ्वी के धाराओं पर कैसी प्रतीत होती है? ये चमकीली प्रतीत होती है। उल्काएं जो है ये चमकीली आती हुई प्रतीत होती है। अब जो है इसके बाद भौतिक विज्ञान, जिसको आप लोग जो है फिजिक्स भी कहा करते हैं, उसको स्टार्ट करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें जो होमवर्क दिया गया था उससे यूज करवा रहे हैं, तो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, लिफ्ट में भार की स्थिति किस किस तरह की होती है? और इससे आज मैं सब एक क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के सेट में दिया गया था, हम उम्मीद करते हैं आप उसको सही मारे होंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जब लिफ्ट भार की, देखिए जब कभी कभी होता है ना कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन ना देके ना उसमें से कुछ घुमा देता है और कथन इसका इसको बोल सकते हैं, या आपको उसमें थोड़ा थ्योरेटिकल ज्ञान जो दे देता है ना, इसके लिए आपको पूरा पढ़ना जरूरी पड़ेगा। वन लाइनर तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक उसको अपने डीपली नहीं पढ़िएगा तब तक जो वो क्लियर होने वाला नहीं है। और जो अभी बताने जाने से क्वेश्चन आपके सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। याद रखिए, मतलब कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट जो है आपको नीचे आती हुई प्रतीत होती है तो कैसा होता है? ये घटा हुआ प्रतीत जो है प्रतीत होता है। आगे पता चलेगा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती रहती है तो उसमें नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। लेकिन नीचे और उतरते समय जब लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाती है, जब जीवन और मृत्यु के बीच में आप संघर्ष करते रहते हैं, उस समय आपका भार क्या होता है? आभासी भार, मतलब आपका जीरो या कोई भार नहीं रहेगा, उससे भी आपका अस्तित्व खत्म ही रहता है उस समय, यानी भारहीनता की स्थिति वह रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो है उसकी फर्श से उठ के कहाँ चला जाएगा? छत पर जाके टकरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सबसे पहले किसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि निर्वात में सभी वस्तुएं एक समान त्वरण के साथ गिरती है? यह गैलीलियो के द्वारा खोजा गया था कि निर्वात में सभी वस्तु क्या होती है? एक समान त्वरण से गिरती है, चाहे वो कितना भी भारी क्यों ना हो। निर्वात रहेगा, लोहा रहे, ईंटा रहे, पत्थर रहे, कागज रहे, कुछ भी रहे, वो एक समान स्थिति में ही गिरेगा। जब कह रहा है वहाँ पर कैसा रहेगा? निर्वात हो। निर्वात मतलब क्या? जहाँ पर हवा नहीं हो, और हवा की स्थिति में जो सबसे भारी होगा वो सबसे पहले गिरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रहों की गति के नियम से संबंधित कौन सा नियम दिए? केपलर ने। और केपलर का कितना नियम हो जाएगा? 3 गो नियम दिया गया था। तो बता दीजिएगा केपलर का प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रत्येक ग्रह जो है अपने चारों ओर सूर्य को फोकस मानकर जो है दीर्घवृत्ताकार में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यह जो है नियम कौन दिए थे? केपलर, गैलीलियो ने। केपलर का प्रथम नियम हो जाएगा। और दूसरा नियम जो है इसमें क्षेत्रीय वेग क्या रहता है? नियत रहता है, यानी हर एक ग्रह का क्षेत्रीय वेग क्या रहता है? नियत। एक नियत वेग से अपने चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ये न्यूटन कहते हैं केपलर की गति का दूसरा नियम। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि केपलर की गति का तृतीय नियम जो कि सबसे फेमस नियम हो जाएगा, और इसमें एक फार्मूला निकलता है T² समानुपाती RQ। T² समानुपाती RQ हो जाएगा, अर्थात सूर्य से अधिक ग्रहों पर जो ग्रह जितना दूर होगा उसको परिक्रमण कार्य करने में उतना अधिक समय लगेगा, जो ग्रह जितना नजदीक होगा उसको परिक्रमण करने में उतना कम समय लगेगा। जैसे बुध का क्या लगता है? सबसे कम दिन लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और वरुण का कितना लगता है? 165 वर्ष लगता है। और यही जो है ग्रहों की गति केपलर का तीसरा नियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यम को जो है ना, यम को यानी प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से कौन निकाल दिया था? IAU के द्वारा जो है यह निकाल दिया गया था। और वरुण को ही क्या कहा जाता है? नेपच्यून कहा जाता है। हाँ ठीक है।
क्या हुआ? वरुण को नेपच्यून ही कहा जाता है, वही तो बोल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताया कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वालों का कहता है उपग्रह, उपग्रह कहा था। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आप उपग्रह की कक्षीय चाल पर वर्णन करते हैं, बता दिएगा कि उपग्रह का कक्षीय चाल जो है उसके किस पर निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एक ही कक्षा में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक ही त्रिज्या के कक्ष में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों की चाल क्या होगी? समान हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर जो है वो नहीं करने वाला है। चलिए इसका एक फार्मूला होता है परिक्रमण काल बराबर, फार्मूला क्या हो जाएगा? कक्षा की परिधि बटे कक्षा की चाल, कक्षा की परिधि बटे कक्षा की चाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना मिनट का होता है? ये आपको 84 मिनट, यानी 1 घंटा 24 मिनट का इसका परिक्रमण काल, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक का उपग्रह जो चक्कर लगाएगा उसका परिक्रमण काल कितना होगा? 84 मिनट बोलिए, 1 घंटा 24 मिनट। कोई दिक्कत विनोद जी? अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भूअस्थायी उपग्रह मतलब एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करता है, उसको भूस्थिर क्या कहता है? उपग्रह जो है वो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, वो पलायन वेग कहा जाता है। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना है बाबू? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। और चंद्रमा के लिए कितना हो जाएगा? 2.38 जो है इसमें दिए हुए है, इसमें क्या दिए हुए नहीं, इसमें 3.5 दिए हुए है, बाकी एनसीईआरटी में 2.38 ही लेता है। याद रखिए 3.5 या 3.8, 3.8 के बाद कुछ भी रहेगा ऑप्शन के नज़दीक में, 4 भी रहेगा तो खेल सकते हैं, इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पलायन वेग का मान वस्तु के किस किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान और उसके प्रक्षेपण कोण पर जो है निर्भर नहीं करता है। यानी पृथ्वी के कोई भी कोण से बना के फेंकिए, अगर उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर उसको फेंक पाते हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा? पलायन वेग हो जाएगा। उसके लिए द्रव्यमान कितना भी हो, अगर आप ज़्यादा द्रव्यमान उससे ज़्यादा अधिक व्यक्ति को बोलिए फेंकने के लिए तो वो उससे अधिक फेंक सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, ये बात तो है कि जगह पर निर्भर करता है, समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहता है? दाब कहा जाता है। और दाब बराबर फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसका अन्य मात्रक पास्कल भी जो है इसका अन्य मात्रक हो जाएगा। और दाब नेहरू बाबू कैसी राशि है? अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? बार होता है। और सिर्फ दाब रहेगा तो पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत संजय गांधी? अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन कि एक बार में कितना न्यूटन होता है मीटर? 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब यानी 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 बार के बराबर जो है यह होता है। अब जो है इसके आगे जो आपको फिजिक्स खत्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगा? केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें जो आज दिया गया था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो है यह दिया गया था, ठीक है ना। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के शताब्दी में जो है मेंडलीफ जो अपना आवर्ती नियम दिए थे, किस शताब्दी में दिए थे? 19वीं शताब्दी में दिए थे। हम समझ सकते थे इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग नॉर्मल लेके निकले होंगे, इसलिए पूछ दिए। ये किस शताब्दी में दिए थे? 19वीं शताब्दी में दिया गया था। देने वाले कौन जाएंगे? मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। 1869 में इसका जो है दिया गया था, ठीक है ना। 1869 में दिए गए थे। और यह मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाता है। और इसके नियम जो है वो क्या हो जाएगा? तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। किसके फलन होते हैं? परमाणु भार के। वही हुआ भार या परमाणु। तत्वों के रासायनिक गुण जो है यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उसके परमाणु भार क्या होते हैं? आवर्ती फलन। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि तत्वों में जो भी होगा परमाणु भार के हिसाब से उसको सजा के रखा गया था। यानी परमाणु भार को कौन महत्व दिए थे? मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। और मेंडलीफ जो है उस समय जो है ज्ञात सभी तत्वों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त स्थान रखे थे, जो कि किसके लिए रखे थे? अज्ञात तत्वों के रखने के लिए अतिरिक्त स्थान जो है वो छोड़ दिया गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इसके आवर्त सारणी में किसका स्थान नहीं दिया गया था? हाइड्रोजन का। समस्थानिकों का भी स्थान नहीं दिया गया था विनोद बाबू। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के क्षार धातु और हाइड्रोजन से दोहरे व्यवहार करने वाले व्यक्तियों तत्वों का जो स्थान नहीं दिया गया था। इसमें समस्थानिकों का भी कोई स्थान नहीं दिया गया था। इसमें 8 के वर्ग में 3 तत्वों का एक समूह वर्गीकरण जो है वो किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ से पूर्व जो है ना, मेंडलीफ से पूर्व जो है ये दिए थे डोबेराइनर। वो कौन सा नियम दिए थे? त्रिक। डोबेराइनर का त्रिक नियम हो जाएगा और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम हो जाएगा। जो भी सब प्रयास भी क्या हो गया था? फेल हो गया था। उसके बाद बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 1865 में न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। और त्रिक नियम जो दिया गया था उससे पहले 1817 में डोबेराइनर के द्वारा जो है दिया गया था। चलिए, इसमें जो है ना उस समय ज्ञात तत्वों में जो है ना केवल 3 के ही त्रिक लगाते थे और जिसके कारण ये फलस्वरूप क्या हो गया था? ये असफल जो है वो हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक सिद्धांत जो है न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था वो किस तत्व तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही सिर्फ लागू हो पाता था। ठीक है, आगे बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स ने कल्पना की थी प्रकृति में कितने तत्व विद्यमान रहेंगे? 56 तत्व ही विद्यमान रहेंगे और इसके बाद भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलने वाला। ऐसा सोच किसका था? न्यूलैंड्स का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? न्यूलैंड्स का हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में कोई अन्य तत्व आया कि नहीं आया था? आया नहीं था, बहुत तत्व आ गया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि इसके बाद सबसे लेटेस्ट जो दिए थे वो सफल रह गया, उसका नाम क्या हो जाएगा? मोसले। और ये कब दिए थे? 1913 2013 नहीं 1913 में दिया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसके हिसाब से जो है ना ये किसको सजा के रखे थे? परमाणु संख्या पर। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में क्या कहता है? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटोनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अब जो है वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। कहाँ से आते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं। किस में आते हैं? वर्ग में क्या? आवर्त में। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा। जब बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगा, ऊपर से जाएगा तो बढ़। समझ रहे हैं ना कैसे बढ़ता घटता है? अगला क्वेश्चन बताइए। विद्युत धनात्मकता जो है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ता है कि तो वो पढ़ लीजिएगा ना, एग्जाम में गलती होगा ही। ठीक है ना। ये अगर शायद संजोग ही आपका सही सुतर जाए लेकिन 90% चांस ये बढ़ेगा घटेगा जो है ये गर्व। हाँ, थोड़ा सा अगर आप माइंड में पीरियोडिक टेबल गूंज रहा है उसको आप अपने हिसाब से स्केलिंग कर पा रहे हैं तो बढ़ेगा घटेगा सही है। बाकी जहाँ जहाँ बढ़ने घटने वाला आता है ना ये गड़बड़ा ही जाता है। अब जो है इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं विनोद बाबू। जो बायोलॉजी दिया गया था एग्जाम से पहले ये देख लेना है कि हाँ वो जो है चार्ट अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब जो है बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। बताइएगा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है ना इसका नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? फॉर्मर और मूरे के द्वारा दिया गया था। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? बीजमैन के द्वारा जो है अर्धसूत्री विभाजन का खोज किया गया था। लेकिन इसका सबसे पहले अध्ययन जो किसके द्वारा किया गया था? ये स्टार्सबर्गर के द्वारा जो है अध्ययन किया गया था और खोज करने वाले बीजमैन जो इसके खोज करने वाले होंगे। तो नामकरण कौन दिए थे? ये फॉर्मर और मूरे के द्वारा इसका नाम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में कुछ अंतर है। बताइएगा कि किस समसूत्री किस विभाजन में जो है कायिक कोशिका ये मतलब समसूत्री विभाजन में कैसे होता है? ये कायिक कोशिका होता है। सबसे कम विभाजन का समय किस में लगता है? समसूत्री में लगता है। और अधिक किस में लगता है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या लगता है? समय अधिक लगता है। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेज अथवा छोटी जो होती है वो किस में होती है? समसूत्री विभाजन में सबसे छोटी होती है। और प्रोपोज अवस्था लंबी होती है, वो कैसी होती है? वो अर्धसूत्री में क्या होती है? वो लंबी होती है। खाना आप ही रखेंगे आज। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा जो किस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिकों का आदान प्रदान होता है? ये तो ये अर्धसूत्री में क्या होता है? आदान प्रदान होते रहता है। लेकिन गुणसूत्रों में आदान प्रदान नहीं होता है। वो किस में होता है? समसूत्री में आदान प्रदान नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है ना वो कौन से क्रोमेटिड के बीच में होता है? ये नॉन स्टर क्रोमेटिन के बीच में हमेशा क्रॉसिंग क्या होता है? ओवर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 को ही जो है ना, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा जो होता है ये किस विभाजन के समान होता है? ये समसूत्री विभाजन के ही क्या होता है? समान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितने निकलते हैं? 1 या 4 गो जो है निकल सकते हैं, ठीक है ना। अर्धसूत्री में 4 गो और समसूत्री में 2 गो निकल सकते हैं, 2 कोशिका निकलता है, मतलब निकल सकते हैं 2 कोशिका ही निकलता है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जीव जंतु की रचना, कार्यकी और रासायनिक भ्रूणीय विकास आदि को विशेष क्रम में सजाने पर जो है जैव विकास का सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये इसमें देखिए हर जगह अलग अलग दिए हुए हैं। रासायनिक भ्रूणीय और विकास में देखिए लैमार्क, डार्विन और वेसेल्स और डॉक्टर ब्रिज, इस 3-4 के द्वारा जो है वो दिया गया था। बताया अगला क्वेश्चन है कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोगी होते हैं, जो दिखने में काफ़ी असमान होते हैं परंतु उसकी रचना में समान होते हैं, वो कौन सा अंग कहलाता है? समजात अंग जो है वो कहलाते हैं। लेकिन जो देखने में समान हो और काम करने में अलग अलग हो वो समरूप कहलाते हैं। अब इसके बाद जो स्टार्ट किया जा रहा है जो कि बीएसएससी और बीपीएससी का सार संग्रह जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। अरे उड़ने वाला में रंग एक समान होना, काम करने में एक समान हो वो समरूप होता है, दिखने में एक समान, काम करने में अलग अलग वो समजात होता है, ठीक है। ऐसे याद रखिए, इसको छोड़ दीजिए आप। अब जो इसको स्टार्ट कर रहे हैं जो कि महेश बाबू द्वारा दिया गया है, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक में राज्यवर्धन राठौर ने पहला पदक उठाया था? एथेंस ओलंपिक हो जाएगा 2004 में उठाया था। बताएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है किस समिति से संबंधित है? लोक लेखा समिति से संबंधित है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि एक सेल का ईएमएफ क्या होता है? एक अदिश राशि हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन है किसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में सबसे अधिक नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे बता दीजिएगा कि भारत में बाबर की प्रथम विजय जो हुई थी वो कब हुई थी? 1526। और इसी ने किसका प्रयोग किया था? प्रयोग किसका किया था? तोप खाने का प्रयोग जो है किया था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो क्या होता है? कानूनी सलाहकार जो है वह सॉलिसिटर जनरल होता है। कहाँ के होते हैं ये? सेंट्रल का। ये आप सॉलिसिटर जनरल जो है ना वो आपके जो होते हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना वो केंद्र में होते हैं और एडवोकेट जनरल जो है वो राज्य में होते हैं, और सॉलिसिटर जनरल को ही अटॉर्नी जनरल कहा था जो कि केंद्र में स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ निहित हैं? ये आपको संसद में निहित होती है। गलती बोलिए क्या? संसद में ही निहित होती है। ये कुछ इससे पहले मिस्टेक हो गया क्या? नहीं ना हुआ, सही तो बोल रहे हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? उसकी ह्रास, उसका ह्रास। चाहे कोई भी चीज़ में अवमूल्यन उसमें क्या होगा? ह्रास ही होने वाला है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी जो किसके लिए विख्यात है? ये सोना के खानों के लिए उत्पन्न है। बताइए थारू जनजाति जो कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइए गंगा, बता दीजिएगा बिहार में किसान सभा का गठन जो है कब हुआ था? 1928 में किसान सभा का गठन जो है किया गया था। 4 मार्च 1928 को किया गया था। देख रहे हैं पावर होल्डिंग से इनका इधर भी ध्यान आ रहा है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्मात्री परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जेवी कृपलानी। और तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए संगमरमर जो एक प्रकार का कैसा चट्टान है? ये कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जो है क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 हो जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि कौन वापस कर दिए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर वापस कर दिए थे। और केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जो है क्या कर दिए थे? वापस जो है कर दिए थे। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग जो है इसके समय में क्या हुआ था? हार्डिंग बम कांड हुआ था और बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था। हमको ये बता दीजिए कि जी सर वो बंगाल दरबार, दिल्ली दरबार में ये सब कांड हुआ था। जी बहुत कुछ हुआ था उस समय में, उसी समय में बम कांड भी हुआ था। और हार्डिंग बम कांड में सरकारी गवाह कौन बन गया था? दीनानाथ बन गया था। वो अलीपुर षड्यंत्र केस में नरेंद्र गोसाई बना था और दीनानाथ जो ये हार्डिंग बम कांड में बन गया था, ठीक है ना। हार्डिंग में दीनानाथ, समझ रहे हैं ना। आगे पता है अकबर का राज्य अभिषेक जो हुआ था उस समय कितने साल का था? वो 13 साल 4 महीना का अकबर उस समय था। समझ सकते हैं जिस समय में आप ठीक से चड्डी नहीं पहन सकते थे उस समय उसका राज्य अभिषेक जो है वो हो गया था। अगला क्वेश्चन बता जाएगा क्वेश्चन मधुबनी कला का संबंध किससे हो जाएगा? बिहार से हो जाएगा। आपको स्पेशल नहीं बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है?
हाइड्रोफोबिया रोग होता है, रेबीज बीमारी हो जाता है। ठीक है, आगे पता चला क्वेश्चन है कि डुक्कन पास जो है किसके किसके बीच है, ये दक्षिणी अंडमान और लघु निकोबार के बीच जो है ये डुक्कन पास स्थित हो जाएगा। यानी अंडमान और निकोबार, अंडमान और लिटिल अंडमान और ग्रेट अंडमान के बीच में डुक्कन पास स्थित हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया था, अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस जो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसका बहुत ही अच्छा दोहा है कि याद नहीं आ रहा है। आगे बताया जा रहा है क्वेश्चन है कि रेटिना के बीच के वृत्ताकार भाग को कौन सा बिंदु कहता है, पीत बिंदु जो है उसके रेटिना के बीच वाले भाग को पीत बिंदु कहता है। पुतली तो ये हो गया जो आपके ऊपर जो है इसको पुतली, इसको आइरिस कहा जाता है, और इसके मध्य भाग को पीत बिंदु जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, वाला क्वेश्चन है कि दक्षिण, वही ना आपको काला वाला उजला हो गया तो बात खत्म है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन थे, पाइथागोरस हो जाएंगे, ठीक है ना। और पाई का आविष्कार कौन किए थे, आर्यभट्ट के द्वारा पाई का मान दिया गया था, ठीक है ना। आगे बताया क्वेश्चन है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो किस संप्रदाय से समझ जाएंगे, चिश्ती संप्रदाय से जो वो स्थित हो जाएंगे। अब जो है करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि होमवर्क में दिया गया था, जो कि 24 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण के लिए समिति गठित किया गया था। ये आपको, ठीक है, ये आपको DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में दिया गया था। आगे पता चला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोल द्वारा जो है कौन सा पॉइंट दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट जो है वो दिया गया है। आगे बता दिया किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया है, थाईलैंड बना दिया है। बहुत बनाया इसमें थाईलैंड का भी नाम आ जाएगा। आगे पता चला, ये हर एक चीज़ का अलग अलग हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रक्रिया को निगरानी को बनाए रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सी विजिल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे पता चला क्वेश्चन है कि 2024 में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बन गया है, फ्रांस बन गया है। बाल विवाह का, हाँ ठीक है बोल रहे हैं, ये फ्रांस बन गया है। आगे बता दीजिएगा दुनिया में पहले ओम आकार का मंदिर जो है कहाँ उद्घाटन किया गया है, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर नहीं, पाली डिस्ट्रिक्ट में ओम आकार का मंदिर जो ये बनाया गया है। आगे बताएगा मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया है, श्रीलंका में मेदिन पोया उत्सव जो है वो मनाया गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किसे टाइम्स पावर ऑफ आइकन 2024 का अवार्ड दिया गया है, विजय जैन को यह अवार्ड दिया गया है। बताइए डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, ठीक है ना। भोटो यात्रा कहाँ मनाया जाता है, नेपाल में। और धनु यात्रा उड़ीसा में मनाया जाता है, डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में। देख रहे हैं सब यात्रा ही है, सब अलग अलग हो जाएगा। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है अमेरिका का स्टेट है, फ्लोरिडा जो है बच्चों को ये जो है मतलब इस पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो है चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, सक्षम ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है। सक्षम ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नागरिकता संशोधन कानून जो है यह लाया गया है, 2019 में लाया गया है। इसके तहत कितने व्यक्ति को नागरिकता दिया गया है, कितने व्यक्ति को दिया गया, हमसे पूछ रहे हैं। प्रथम 14 व्यक्ति को नागरिकता दिया गया है। और इसमें कहाँ कहाँ से व्यक्ति आने वाले को नागरिकता दिया जाएगा, जिसका बाप भारत होगा, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस तीनों का जो है ये वहाँ से अल्पसंख्यक जो यहाँ भारत में आएंगे उन सभी को क्या दिया जाएगा, नागरिकता जो है यह दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 2024 में ब्रांड फाइनेंस 100 के अनुसार जो है सबसे मजबूत बीमा कौन बन गया है, ये LIC जो क्या बन गया है, सबसे मजबूत क्या बन गया है, बीमा बन गया है। इसका टैगलाइन क्या है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और सबसे छोटा इंश्योरेंस में कितना रुपया से होता है, 1500 रुपया से सबसे छोटा कर सकते हैं। उससे 1000 रुपया भी कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपया एजेंट अपना चार्ज पहला उन्हें मार देता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा जो 2024 में ही जो है ना किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये मीना चंद्रा को जो है यह स्टार्टेड किया गया है।
तो आज का जो होमवर्क था वो पूरी तरीके से हमारे द्वारा ख़त्म कर दिया गया। उम्मीद करते इसको इस होमवर्क में जो दिया गया था वो लाइन बाय लाइन कराने का प्रयास किया गया है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग जो 1 घंटा कुछ मिनट का जो आपने पैसेंस बना के रखा है उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस पूरे वीडियो को आपने गौर से सुना। बाकी अगर पहले से आप होमवर्क पढ़ के आए होंगे तो आपको क्लास सुनने में अच्छा लगा होगा। अगर आपको होमवर्क के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है तो आप हमारे FMSC का ऑफिशियल चैनल बना हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको एक दिन पहले जो है इसका होमवर्क मिल जाएगा, आपको उसको अपने अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा। उसके बाद यहाँ क्यों सुनिएगा, आपका तैयारी नेक्स्ट से आपको अपर नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो कल के लिए जो हर दिन के भांति क्वेश्चन छोड़ जाता है, कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि लामान क्वेश्चन अच्छा सुन लीजिएगा। लामान संस्कृत जो है, लामान संगीत जो है ये किस राज्य का उत्पत्ति स्थल हो जाएगा। यानी लामान संगीत जो है इसका उत्पत्ति राज्य जो है यह कहाँ गाया जाता है या कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है लामान संगीत का, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी ने एक पेशेंस के साथ वीडियो के अंत तक बने रहा। और क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, रिपीट करते हैं। लामान संगीत जो है इसका उत्पत्ति राज्य जो है या कहाँ से हो जाएगा, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे FMSC को यूँ ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस वीडियो को खूब अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो या फिर कोई भी टेलीग्राम ग्रुप हो, इसमें हर एक दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। क्योंकि ऐसा डिस्कशन टीम जो है आपको यूट्यूब ही नहीं, आपको फेसबुक ही नहीं, बाकी कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है मिलने वाला नहीं है। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।